अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये कि जो अब आज हमने देखा कि मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर, मुशीर वज़ीर आज़म बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान साहब और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत दिन से हम शोर सुन रहे हैं ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन का, वो उन्होंने बताया कि वो अगले हफ्ते नेशनल असेंबली में एक बिल लेकर आ रहे हैं आईनी इस्लाहात का, और उसमें वो अपोजिशन से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो उसको सपोर्ट करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो इसको सपोर्ट नहीं करेगा वो फिर एक्सपोज भी हो जाएगा, आवाम को भी पता चल जाएगा। रेफरेंस भी उन्होंने दिया मिसाक़ जमहूरियत की शिक 23 का, कि उसमें भी दोनों जमातों ने ये बात तय की थी। उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से कहा कि जो ड्यूल नेशनल भी हैं लेकिन वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, अगर कि वो इलेक्शन नहीं जीतते तो बैक टू दी पवेलियन हो जाए, और अगर जीत जाते हैं तो फिर उनको वो वाली जो शहरियत होगी दूसरे मुल्क की वो छोड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ पीडीएम का इजलास अब 4 फरवरी को होगा, और जो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है अदम एतमाद तहरीक लाने की वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ, उस पर वो दीगर जमातों को एतमाद मिलेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। सलमान गनी साहब लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। और तीसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं आरिफ चौधरी साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। नासिर बेग चुगताई साहब, पहले अगर दोनों मेहमानों की इजाज़त है तो मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर लूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो ये ओपन बैलेट का जो हुकूमत का फैसला था, सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा रहनुमाई के लिए, वहाँ से अभी तक कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया या रहनुमाई फ़िलहाल नहीं मिली, तो उन्होंने आईनी इस्लाहात का बिल लाने का फैसला किया है। फैसला कैसा है और अपोजिशन का क्या इस पर रिस्पॉन्स होगा? पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर लूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। मेरा ख्याल एक नाक़िस कानूनी राय थी कि सुप्रीम कोर्ट जाकर राय लें। आप आरिफ भाई बैठे हैं आपके पास, आइन के माहिर हैं, ये बताएंगे आपको। मेरी अपनी ज़ाती राय में एक नाक़िस कानूनी राय थी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाकर उनसे पूछें कि क्या हम ये कर लें। सुप्रीम कोर्ट कई मामलात में वापस कर चुकी है ये मुकदमात। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर हमारे पास मिसाल मौजूद है कि हाई कोर्ट ने 4 बार आपका ड्राफ्ट वापस किया और कहा पार्लियामेंट जाएं, वहाँ से मंजूर करा के लाएँ। तो जो कानून साजी है या कानून में तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर सकते। वो काम सिर्फ पार्लियामेंट का है, वहाँ जाना चाहिए नहीं था, वक्त ज़ाया किया। ये वक्त अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकता था। अब आ जाएँ आप इसकी मेरिट की तरफ, तो मैं बहुत खुले दिल के साथ इस ओपन बैलेट का भी हामी हूँ, बल्कि मैं तो शो ऑफ हैंड का हामी हूँ, क्योंकि जो चेयरमैन नैब के साथ हुआ इंतखाबात में वो आपके सामने है, और जो होता है वो भी हम सबको पता है कि किस तरह ओपन हाउस में आप चेयरमैन के ख़िलाफ़ के वोट देते हो और जब अंदर जाते हो बूथ में तो आप हिमायत में वोट दे के आ जाते हो। तो वो एक बहुत अफसोसनाक और मुँह का जायका ख़राब करने वाली बात थी। हमारे धांधली होती है, नीचे भी धांधली होती है, पोलिंग बूथ में भी धांधली होती है, लेकिन इतने बड़े ऐवानों में धांधली होना बहुत ज़्यादती है। तो ये हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर शो ऑफ हैंड है तो फिर उस आदमी को 11 बार अपना हाथ खड़ा करना पड़ेगा, जो नामुमकिन है। तो मेरा ख्याल है बैलेट पे नाम लिखने वाली बात है जो आएगी। अब वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आइन में तरमीम में, और आइन की तरमीम जो है वो सिक्रेसी ऑफ बैलेट के बारे में है कि सिक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, क्या है, क्या वो आइनी तरमीम आप कर पाएंगे। पीडीएम की अक्सरियत सेनेट में है, पीडीएम की अक्सरियत पार्लियामेंट में है। लेकिन मैंने एक जगह कहा था कि जैसा भी कानून है, जैसी भी तरमीम हो, पार्लियामेंट में एक बार मंजूर हो चुकी है और पीडीएम के लोग गायब थे पार्लियामेंट से, 17-18 लोग, जिसकी वजह से वो तरमीम मंजूर हो गई और हुकूमत को फ़ायदा हो गया। तो क्या दोबारा ऐसी होगा? क्या दोबारा खेल ऐसी होगा? अगर ऐसी खेल हुआ तो भी ज़्यादती होगी, बहुत गलती होगी और ये भी करप्शन में शामिल होगा। सही है, ठीक है।
सलमान गनी साहब, अच्छा सलमान गनी साहब के पास जाते हैं, लेकिन आरिफ चौधरी साहब, जो इस पे जो आपकी लीगल एक्सपर्टीज़ है उसके तनाजुर में मुझे बताएगा कि क्या ये वाकई, क्योंकि कल मैं इसी टॉपिक पे इत्तेफाक से कमर दिलशाद साहब से बात कर रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि हुकूमत बहुत लेट हो गई है, इसमें बड़ा टाइम लगेगा, ये चीज़ें होंगी। आप क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई जिस तरह से नासिर बेग चौथाई साहब ने कहा, अब आगे इसको आप लेके चलें जरा। नासिर चुगताई साहब ने जो फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि ये मामलात जो हैं इतने आईनी मामलात हैं कि जो मैं नहीं समझता, और कोई भी कानून से ताल्लुक रखने वाला, आइन को समझने वाला शख्स इस बारे में ये कहे कि अदालत में जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अदालत में बाज ऐसे मामलात, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस गया था, और वो भी रेफरेंस आपको याद होगा कि वो रेफरेंस किसी खास वजह से भेजा गया था, और जो लेने वाले थे उन्होंने भी खास वजह से कबूल किया था, वो भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था इसी तरह ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन वो आज तक उसके कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह यह कि जो हाइप जिसने जहां क्रिएट करनी थी, जिसने जो मकसद उस पर हासिल करना था, वो उस वक्त पे हासिल कर लिया गया, लेकिन वो बाकी मामला खामोश हो गया। तो खुद जब ये कहते हैं अपने पार्लियामेंटेरियन कि जी अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, कानून साजी नहीं करनी चाहिए, और वाकई ये बात दुरुस्त है, तो फिर खुद क्यों जाते हैं? चाहे वो मेमो गेट हो या वो आईनी तरमीम का मामला हो, शो ऑफ हैंड के सिलसिले में हो, सीक्रेसी ऑफ बैलेट को खत्म करने के बारे में हो, ये सारी बातें वो है कि जो आप आइन उसके पार्लियामेंट के अंदर बैठकर तय करें। लेकिन जहां तक मैं आप इसका ताल्लुक है कि पार्लियामेंट से ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, पार्लियामेंट में तो इस वक्त जिस तरह की कैफियत है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज आएगी, जो चीज लेके आएगी गवर्नमेंट, उसे हर सूरत में सबोटेज किया जाएगा, उसे कोई भी मंजूर नहीं करेगा, चाहे वो कितनी अच्छी बात हो। हालांकि अगर ये देखा जाए तो बज़ाहिर बादियों नजर में तो ये महसूस होता है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि देखिए जी वहां हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है और लोगों को दबा लिया गया है, और डेप्टी वाला चेयरमैन सेनेट वाला मामला जो था उसमें कहा गया कि जनाब देखें वोट किस तरह तब्दील कर दिए उनकी वफादारियां सीक्रेसी में। तो इनफैक्ट तो पीडीएम को खुश होना चाहिए और पीडीएम को इसमें आगे बढ़कर साथ देना चाहिए कि भाई शो ऑफ हैंड से पता तो चल सकेगा कि कौन किसको वोट दे रहा है, और वो जो खुफिया तरीके से जो धांधली होती है और वोट वो नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि इस अच्छी बात को भी किसी सूरत में अपोजिशन कबूल करे, चूंकि ये आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा नासिर साहब, इसको मैं दूसरी आईनी इस्लाहात की तरफ भी आपसे राय लूंगी, लेकिन मुख्तसरन ये बताएगा कि अभी जो फैसला किया है कि आईनी इस्लाहात का बिल हम नेशनल असेंबली में लेकर आ जाएं, यकीनन उनको शायद सेनेट में थोड़ा सा इसका मुश्किलात का सामना करना पड़े, बट स्टिल ये फैसला हुकूमत ने पहले क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ना भी करते, और अगर यही फैसला पहले करते और पार्लियामेंट में पहले ले आते। मेरा ख्याल है कि काबीना में, और मुझे यकीन नहीं है लेकिन मुझे इत्तला भी नहीं है, उड़ती उड़ती सुनी है, खास इख्तलाफात हैं कई मौज़ूआत पर। कल की जो काबीना का इजलास हुआ वो आपने देख लिया कि उसमें क्या क्या इख्तलाफात थे, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल दोनों आई टू आई नहीं है। वज़ीर क़ानून की ग़ालिबन ये तजवीज़ थी कि रेफरेंस पेश किया जाए शायद, और अटॉर्नी जनरल ग़ालिबन ज़रा उससे दूर थे, खिंचे खिंचे थे। तो वो बात, अच्छा ये बात एक आम तालिब इल्म समझता है, जो आरिफ भाई ने कहा कि अदलिया कानून साज नहीं है। ये हमने पढ़ा भी है बचपन में कि अदालती काम अदल फराम करना, इंसाफ फराम करना है, और रिट पिटिशन का उसका दायरा कार है, ह्यूमन राइट्स का उसका फंडामेंटल है, और वो गार्जियन है फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन ये नहीं पढ़ा कि कोई हुकूमत रेफरेंस लेकर कि हमारे आइन में प्रेसिडेंट का रेफरेंस कि हमारे आइन में तरमीम कर दो या हमारे कानून में तरमीम कर दो। ये हुआ तो है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जनरल मुशर्रफ को एक ब्लैंक चेक दिया था कि आप जो चाहें तरमीम कर लें, लेकिन उन्होंने खुद तरमीम नहीं की थी, उन्होंने खुद तरमीम नहीं की थी, उन्होंने मुशर्रफ को कहा था भाई जो चाहो आप बहुत अच्छे आदमी। तो इस तरह होता है। लेकिन एक अच्छे मुआशरे में तहजीब जहाँ होती है,
जहाँ सिविलाइजेशन होती है, जहाँ जमहूरियत ग्रो हो रही होती है। अभी हमारे जमहूरियत पड़ी बड़ी नहीं। ठीक है। दूसरी तरफ मैं ज़रा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि हमारा जो एक बड़ा इन्हिसार है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के उस रेमिटेंस पर है जिससे पाकिस्तान की मैशत चलती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को के जो वो हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को में अपना एक रोल देखते थे। वोट की का जो उनका राइट है वो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, लेकिन बहरहाल अभी जो ये आईनी इस्लाहात के बिल में ये भी होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अगर पाकिस्तान की सियासत में अपना किसी किस्म का रोल देखना चाहते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो यकीनन कर सकते हैं। उन पर यह पाबंदी नहीं होगी कि पहले आप अपनी नेशनलिटी विदड्रॉ करें। हाँ, अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर डेफिनेटली ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले आपको अपनी जो ड्यूल नेशनलिटी है, इन्हें जो दोहरी शहरियत है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये डिसीजन या ये जो एक बिल है, बिल में जो इस्लाहात लेकर आ रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, इस पे भी जरा राय दीजिएगा। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अच्छी इस्लाहात हैं, ऐसी आनी चाहिए। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मैशत में, और पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत अमल दखल है। पाकिस्तान से बाहर बैठे मैंने तो उन्हें ये देखा कि वो यही पाकिस्तान की सियासत ही कर रहे हैं। यानी आप किसी मुल्क में चले जाएं, वहां जो तंजीमें बनी हुई है पाकिस्तानियों की, वो दिन रात उनका वहां की लोकल सियासत से तो ज्यादा वास्ता नहीं, वो पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो उन्हें सीधा सीधा मौका दे दें कि पाकिस्तान में वो सियासत कर सके। और ये बात भी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, ये तजवीज कि भाई एक शख्स जो है उसे पहले ही आप खौफजदा कर रहे हैं कि भाई आपने एक शहरियत छोड़नी, चुके वो जो शहरियत हासिल की जाती है वो आसानी से हासिल नहीं की जाती। उसके लिए कई साल लोगों को वहां जाके रहना पड़ता है, कई तरह के काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो वहां पहले ग्रीन कार्ड लेते हैं या परमानेंट रेजिडेंस लेते हैं और या लंबा वीजा लेते हैं इंडेफिनिट, और उसके बाद फिर उन्हें शहरियत मिलती है। तो उसे यकसर आप फौरी तौर पर उनसे वापस लेकर उन्हें कहे कि जी अब आप आके इलेक्शन लड़े, तो इसमें तो ये उन्हें डिस्करेज करने वाली बात है इस मामले में। और वो डिस्करेज करना इसलिए भी मुनासिब नहीं है कि जब आप उनसे या वोट का हक उन्हें देते हैं वो, और दुनिया में जब देखिए अमेरिका बरतानिया जब डुअल नेशनैलिटी दे रही है तो इसका मतलब यह है कि वो इस बात, उनके भी मुल्क है, वो भी वफादारी चाहते हैं अपने मुल्कों के साथ वहां रहने वालों की, लेकिन इसके बावजूद वो आपको ये राइट दे रहे हैं कि आप अपने मुल्क जिनसे जहां आप पैदा हुए हैं, जिनसे आपकी वाबस्तगी है, वहां की शहरियत भी आप रख सकते हैं, राइट ऑफ वोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह फिर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को जो इस वक्त मैशत को मुश्किलात का सामना है वो इससे काफी हद तक हल हो सकेगी। बहुत पैसा है लोगों के पास जो, और बड़ा एंटरप्रेन्योर है, वो उसको आप ला सकेंगे और लोग यहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे ज्यादा। जब पता होगा कि जी सियासत में भी आना है, तो पहले भी सियासत में सब जानते हैं कि किस तरह पैसे का रेल पेल हो रही है और अमल दखल है, लेकिन अगर बाहर से पैसा आएगा तो उसमें कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और उन लोगों को काफी इंकरेजमेंट हो सकती है कि ये पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसमें हमारे लिए ऐसे मौके हैं कि आप सियासत में भी अपना अमल दखल रख सकते हैं। ठीक है। सलमान गनी साहब, आप आवाज आ रही है आपको मेरी? सलमान गनी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, सलमान गनी साहब से कुछ टेक्निकल इशू है, वो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। बट एनीवेज, नासिर एक चौथाई साहब, अब मसला यहाँ पर यह है कि चले ये तो एक ओपिनियन शेयर हो गया, सही कह रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो जो भी आपको पाकिस्तानी वहाँ पे मिलते हैं उनका सबसे पहला सवाल यही होता है और मुल्क में क्या चल रहा है, हुकूमत में क्या चल रहा है, सियासत में क्या चल रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक है, इस पर भी आप अपना मुझे इनपुट दीजिएगा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपोजिशन की, एक जाहिर सी बात है आईनी इस्लाहाती बिल के लिए आपको अपोजिशन के एतमाद की, अपोजिशन के ताउन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक छोटा सा बिल था नैब के हवाले से जो पीएमएलएन का अपना था, लेकिन चूंकि अब उनकी हाई कमान से ऑर्डर आ गया कि किसी किस्म का गवर्नमेंट से ताउन नहीं करना, किसी बिल पे ताउन नहीं करना, किसी लेजिस्लेशन पे ताउन नहीं करना, तो वो तो पीछे हट गए। अब ये कितना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए? ये मुश्किल तो हुकूमत के लिए होगा जी। चुगताई नासिर साहब। अच्छा जी, हुकूमत के लिए मुश्किल तो होगा, क्योंकि आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा
कि अगर हुकूमत कोई अच्छी चीज़ लेकर आएगी भी या अपोजिशन कोई चीज़ लेकर आएगी तो दोनों में से कोई उसे कबूल नहीं करेगा। नियतों का मसला रहेगा। डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है, इतमाद का फुकदान एक दूसरे के ऊपर, दुश्मनी हो गई है। मतलब सियासत में मुखालफत होती है, अपोजिशन होती है, दुश्मनी हो गई यहाँ पर, एक दूसरे की शक्ल देखने का रवादार नहीं है। बिल्कुल मतलब सही अगर कह रहे असम्बली का इजलास हो रहा है, मैंने बहुत कवर किया असम्बली को, मैंने सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली और सेनेट बहुत गया हूँ मैंने ऐसी असम्बली नहीं देखी वल्ला कि जहाँ एक दूसरे की शक्ल देख के गुस्सा आ जाए और फिर एक आदमी खड़ा हो वो गालियाँ देना शुरू कर दे और दूसरा उसके जवाब में गालियाँ दे, स्पीकर साहब खाली खामोश बैठे रहें। इस पूरी असम्बली के अंदर सबसे कमज़ोर अगर पहलू है तो स्पीकर साहब, आई एम सॉरी कहने का, कि वो ऐवान को काबू नहीं कर पाए, ऐवान को चला नहीं पा रहे। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम ये कि ऐवान चले, कानून साजी हो। ये काम अपोजिशन का नहीं है। अपोजिशन का काम है अपोज करना, मुखालफत करना। इनका काम है पार्लियामेंट को चलाना, उमूर मुमलिकत को चलाना, उमूर रियासत को चलाना और अच्छे अंदाज में चलाना। एक अच्छा, मतलब एक बहुत बुरा ज़माना भी था, गो बाबा गो के नारे होते थे, वो भी था, लेकिन पार्लियामेंट चल रही थी। और जब कोई बाहर वॉकआउट करता था तो 20 आदमी बाहर दौड़ते थे उसे मनाने के लिए। वो भी कल्चर ख़त्म हो गया है। असम्बली का अपना कल्चर ख़त्म हो गया है। तो मेरा ख्याल है इसकी मुखालफत होगी। और अगर इस बिल की मुखालफत की बुनियाद ये होगी कि जो लोग पाकिस्तान कभी आए ही नहीं, जिन्होंने पाकिस्तान देखा ही नहीं, वो पाकिस्तान से वफादार कैसे होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे अपने रिलेटिव हैं बच्चे जो वहाँ पैदा हुए, वहाँ पले बड़े, वो फुटबॉल के बड़े रसियाँ हैं, लेकिन जब क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान का तो वो तो ग्राउंड भर देते हैं, वो ग्राउंड भर देते हैं और पागल हो जाते हैं, वो क्रेजी हो जाते हैं, वो फिर ढोल ताशे लेकर आते हैं। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये है, उनमें मोहब्बतनी है, लेकिन जाहिर है कोई रूल्स बनाने होंगे कि कौन उम्मीदवार बन सकता है, कौन कब छोड़ेगा। हाँ। क्योंकि अभी बहुत से केस आपके इलेक्शन कमीशन में हैं जिनकी शहरियत के बारे में बहस चल रही है। अच्छा नासिर साहब, दूसरी अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ये सवाल बाबर अवान से पूछा था अपोजिशन के बारे में, तो उन्होंने कहा, और राब्तों का भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हमारे राब्ते हैं। ये पार्लियामेंट एक फोरम तय हो गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कि अपोजिशन से राब्ते रखने हैं और वो राब्ते पार्लियामेंट में ही होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मसला यहाँ पर अच्छा माजरत, अगर सलमान गनी साहब को भी मैं इस बहस में, इस गुफ्तगू में शामिल कर लूँ आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम सलमान गनी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक गॉड कि आप अब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। जी मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। अच्छा सलमान गनी साहब, यहाँ पर बात हो रही है उस आईनी इस्लाहाती बिल की जो अगले हफ्ते नेशनल असेंबली में हुकूमत पेश करने जा रही है, जिसमें एक तो वही शो ऑफ हैंड्स वाला या फिर ओपन बैलेट का सेनेट इलेक्शन, दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी। यहाँ पर अपोजिशन के रोल को लेकर सारा जो खेल है वो यही है। अपोजिशन को जो मरियम साहबा का मैं सुन रही थी कि जी उनको कह दिया उन्होंने कि लेजिस्लेशन में, किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन में हुकूमत के साथ ताउन नहीं करना। तो इस बिल का मुस्तकबिल फिर क्या होगा? देखें नादिया, मुझे नहीं पता था कि आज ये गवर्नमेंट इस तरमीम का ऐलान कर देगी। अगर आप रोजनामा दुनिया के बैक पेज पे मेरा एनालिसिस पढ़ लें तो मैंने यही तरमीम तजवीज़ की थी कि आप अदालत उस्मा को इम्तिहान में डालने की बजाय आईनी तरमीम का रास्ता क्यों नहीं अपनाते। और बात ये कि ये सारे लोग खुद जख्मी हैं, इसलिए कि 2018 का जो सेनेट का इंतखाबात है, पख्तूनख्वा के अंदर जख्मी थी तहरीक इंसाफ, पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक सीट कम हुई। और ये अदारा, ये पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम की मजबूती के लिए और अदारे की साख के लिए ये तरमीम बहुत जरूरी है, इसलिए कि अदारा, कोई कानून भी इस अदारे में पास हुए बगैर बन नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती से माजी के अंदर जो मंडी लगती रही है उसकी वजह से वो अरकान जो खरीदो फरोख्त करके सेनेटर बने उन्हें तो कोई नहीं जानता, लेकिन अरकान असम्बली की तस्लील हुई और इस अदारे की साख के आगे सवालिया निशान खड़ा हुआ। मैं समझता हूँ कि गेंद अब पार्लियामेंट की कोर्ट में है और एक ऐसी तरमीम पेश की जाने जा रही है जिसे जो हर हवाले से संजीदा है, जो सिस्टम की मजबूती के हवाले से अच्छी है, जो शफाफियत के हवाले से है, जो मौसर एहसास के लिए जरूरी है। इसलिए कि इसमें कोई दो आ रहा नहीं कि कुछ लोग अरकान असम्बली को खरीद कर इस ऐवान के अंदर पहुंचे। और मैं ये बताता चलूं कि माजी के अंदर 2018 में जो लोग पख्तूनख्वा के अंदर सरगर्म थे अब वो पंजाब में सरगर्म है।
लिहाजा डेडलॉक के बावजूद अपोजिशन को चाहिए कि ये एक मौसर और एक संजीदा तरमीम में हुकूमत लाने जा रही है, इसमें उनसे ताबन करे। मेरे ख्याल में अगर उनकी कोई रिजर्वेशन होगी तो सिर्फ इतनी होगी कि वो जो ये कहा गया है कि अगर कोई दोहरी शहरियत का हामिल शख्स जो है वो आके इलेक्शन लड़ लेगा और अगर इलेक्शन जीत जाता है तो वो छोड़ देगा। इसके अलावा और मेरा ख्याल कोई ऐसी नहीं, लेकिन सलमान गनी साहब आज एक कायमा कमेटी का बराए इंसाफ और कानून भी इजलास था, उसमें भी ये बिल पेश किया, रियाज फतियाना साहब उसकी सदारत कर रहे थे। उसमें जो पीपल्स पार्टी के अहम रुकन थे उन्होंने इसकी हिमायत नहीं की बल्कि इसकी मुखालफत की। वो तो अक्सरियत थी तो वहां से वो बिल जो है वो पास हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये बेसिकली ये है कि जो मिसाक़े जमहूरियत हुआ था, आप मुझसे ज्यादा वाकिफ है इस बात से, 2006 में, उसमें भी शिक नंबर 23 में ये चीज शामिल थी कि सेनेट में जो करप्शन होती है या जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है उसका खात्मा दोनों पार्टीज की प्रायोरिटीज में शामिल था, उस वक्त की पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। तो अब सवाल ये है कि उस वक्त सही था, आज एक्सपोज करेंगे तो फिर ये तो मुखालफत नहीं है, बराए मुखालफत हो जाएगी। देखिए नादिया, मैं आपका सवाल तो नहीं समझ गया, लेकिन चूंकि ये जो इशू चल रहा है मैं अपना मौक़िफ़ दे देता हूँ। मैंने जैसे पहले कहा है कि किसी मामले में तो संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। देखिए ये जो तरमीम आई है ये सिस्टम की मजबूती के लिए भी जरूरी है, ये पार्लियामेंट की साख के लिए भी जरूरी है। देखिए हमारी तमाम पोलिटिकल फोर्सेस कहती हैं कि हम बड़े फैसले पार्लियामेंट के फोरम पे करेंगे, पार्लियामेंट हर हवाले से बालादस्त है, तो पार्लियामेंट की एक साख होनी चाहिए। और इसलिए ये तरमीम लाई गई है कि खुद 2018 में जब सेनेट इलेक्शन हुए थे तो पख्तूनख्वा के अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जुर्रत की थी कि जो उनके अरकान असेंबली बिके थे उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की एक सीट क्यों कम हुई थी कि चौधरी सरवर साहब जो मौजूदा गवर्नर हैं उन्होंने सबसे ज्यादा वोट लेके वो सेनेटर बने थे, जबकि उनके पास से मतलूबा अरकान नहीं थे। मैं समझता हूँ कोई काम तो ऐसा करना चाहिए हमारे अहले सियासत को जिसकी वजह से वो अपने अवाम के सामने भी सुखरू हो और अपने अदारे की साख में भी इजाफा का बाइस बने। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, इसी को लेकर आपसे आगे बढ़ूंगी कि क्या अपोजिशन अगर इसको हिमायत नहीं करती तो वो डेफिनेटली एक्सपोज होगी। मिसाक़े जमहूरियत में दोनों पार्टीज ने इस पे इनका कंसेंसस था कि इसको हम करेंगे, और आज हमने देखा कायमा कमेटी के जिस इजलास को की रेफरेंस में दे रही हूँ कि उसमें उन्होंने मुखालफत कर दी। तो उस वक्त सही था, आज गलत है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं तो समझता हूं कि ये जो इन्हें पार्लिमानी अमूर के मशीर मिले हैं या इनके पास हैं, वो उन्होंने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, बड़ा इसे चालाकी वाला मशवरा कहना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि इस तरह अदालत नहीं इनके रेस्क्यू को आएगी और ये रेफरेंस मंजूर नहीं होगा। और उन्हें सबको ये भी मालूम है कि अपोजिशन जो है वो किसी सूरत में किसी मामले पे भी तावन नहीं करेगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कार्ड खेला गया है, क्योंकि हुकूमत जो है वो ये कहने में हक में जानब होगी कि देखिए जी हमने तो पूरी कोशिश की कि ये जनाब ये जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी वोट बिके या हार्ट ट्रेडिंग हुई और इस तरह लोगों को दबा दिया गया, हमने तो पूरी कोशिश की, हम तो अदालत में भी गए, वहां से नहीं मिला रिलीफ, फिर हमने इनके सामने रखा कार्ड, इन्हें कहा कि जी आओ, इन्होंने फिर वहां मुखालफत की। तो मैं ये समझता हूं कि सलमान गनी वाली बात बड़ी साहिब है कि इन्हें चाहिए कि कोई अकल की बात अगर आ रही है और इनके अपने फायदे में है तो बजाय इसके कि हुकूमत इससे फायदा उठा ले, उन्हें चाहिए कि भाई इस मौके को दे शुड सीज द ओकेजन और कहे कि ठीक है जनाब हम इस मामले में आपके साथ है, चूंकि दोनों जो इश्यूज हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट का मामला और दूसरा ये जो शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन का मामला सेनेट का, ये वो इश्यूज है जिसपे अगर अपोजिशन ने मुखालफत की तो यकीन माने अपोजिशन को बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि उनके लिए मुश्किलात होगी, पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ होगी और तब वो किसी मौजू पे इस तरह बात नहीं कर, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की हमायत से महरूम होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इस बात में बड़ी दिलचस्पी रखती है कि वो पाकिस्तान की सियासत में उनका अमल दखल हो। और दूसरा ये सेनेट वाला मामला, इसमें भी मैं समझता हूं कि बड़ी उंगलियां उठी थी, सब ने कहा था कि ये हो गया और वो हो गया, और जब अगर ऐसा वक्त आ गया है तो मैं समझता हूं कि अकल के दाखिल लेने चाहिए और होश से काम लेना चाहिए।
महज मुखालफत बरा मुखालफत में अपना बहुत बड़ा नुकसान ना कर बैठे। ठीक है। अच्छा, अब नासिर साहब यहाँ पर जब अभी तो हम कलेक्टिव अपोजिशन की बात करें, जब अपोजिशन की बात करते हैं तो पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जेयूआई की भी कुछ नुमाइंदगी है, ऑल्दो की ज़ाहिर मौलाना साहब खुद नहीं है। तो ये हम कलेक्टिव बात कर रहे हैं कि कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा, और फिर जब इनकी कलेक्टिव बात करते हैं तो हमारे जहन में पीडीएम भी आता है। ये पीडीएम में वाकई इतनी दरारें पड़ गई हैं, मौलाना साहब बहुत ज्यादा नाराज हैं दोनों बच्चों से? नहीं, मौलाना साहब से लोग नाराज़ हैं, क्योंकि मौलाना साहब के कुछ बातें, कुछ मुतालबात ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग पूरा नहीं कर पाते। मुझे तो यूँ लगता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक हो गए मौलाना के खिलाफ, तो हो सकता है ऐसा हो। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि पीडीएम में दरारें वरारें क्या होती हैं, थोड़े बहुत मेरे ख्याल है सिमत का मसला होगा। लेकिन अगर आप पीडीएम का चार्टर पढ़ लें, पहला फाउंडेशन डे का जो उनके करारदाद हम कहते हैं, उसमें ये पूरा प्रोसेस मौजूद है कि अदम एतमाद की तहरीक आएगी, और तहरीक अदम एतमाद पंजाब में भी आएगी और इस्लामाबाद में भी आएगी, और उसके बाद इस्तीफ़े भी होंगे, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा और उसके बाद इस्तीफ़े होंगे। ये पूरा इस तरह तरतीब से प्रोसेस बताया गया है। तो अब अगर कोई अदम एतमाद की तहरीक पर एतराज़ करता है तो दरअसल वो उस करारदाद, उस मैनिफेस्टो की मुखालफत कर रहा है जो पीडीएम का है, और मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा अब इसकी बड़ी मुखालफत होगी। लेकिन ये कहना कि आप अपने कार्ड शो करो, ये गलत बात है। लेकिन नासिर साहब मरियम नवाज़ साहबा की नासिर साहब सॉरी मरियम नवाज़ साहब जब मीडिया से बात करी थी तो उन्होंने इसको बिल्कुल रूल आउट किया कि जी इन हाउस चेंज को, यानी तहरीक-ए-एतमाद का मतलब अगर पंजाब की जो आप बात करें इन हाउस चेंज, उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा नहीं हम इस फेवर में ही नहीं है। देखिए, इन हाउस चेंज एक आइन का हिस्सा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जो इससे इनकार करता है इसका मतलब है उसके पास अक्सरियत नहीं है। और बाज़ औक़ात ये भी हुआ है कि अक़लियत ने पेश की तहरीक अदम एतमाद, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद छांगा मांगा के ज़रिए पेश की गई और नाकाम हुई, लेकिन उससे बेनज़ीर गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई। इस तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी हुआ, उससे नवाज हुकूमत उसके ख़िलाफ़ कामयाब तो नहीं हुई लेकिन कमज़ोर हो गई। तो अगर तहरीक एतमाद नाकाम भी होती है, कोई भी तहरीक हो, वो अगर नाकाम भी होती है तो डेंट मार के जाती है, वो एक धचका पहुंचा के जाती है। तो मेरा ख्याल है तहरीक अदम एतमाद को रूल आउट करना, आइन में मौजूद ऑप्शन को और रास्तों को रूल आउट करना है। फिर आप क्या करेंगे? क्या आप 10 लाख का मजमा लेकर इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं? क्या आप तख्ता उलट सकते हैं? अगर आप तख्ता उल्टेंगे तो वो गैर कानूनी होगा। अच्छा, मैं जो ये बात कर रही थी, अच्छा ठीक है सर, मैं ये जो बात कही थी सलमान गनी साहब, क्योंकि ये खबरें आई थी कि मौलाना साहब नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि जी अगर सारे फैसले मरियम और बिलावल नहीं करने हैं तो फिर मुझे सदर क्यों बनाया था। और सदारत से निकलने की भी अफवाहें थी, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खबरें निकल आती हैं, निकाल दी जाती हैं, आपको भी पता है। हाफिज हुसैन साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उससे बल्कि एक दिन पहले मेरे प्रोग्राम में उन्होंने इस बात का इशारा दिया था। एक छोटा सा क्लिप है, मैं चाह रही हूँ वो जरा सुन लें, उसके बाद इसको मजीद इस पर बात करते हैं। इस वक्त पीडीएम के फैसले 2 तजुर्बाकार बच्चे और बच्चियां कर रही हैं। एक का नाम है मरियम साहब सफदर और दूसरे का नाम है बिलावल साहब। सदर बराए नाम हमारे भाई मौलाना फजल रहमान है, लेकिन वो कहते हैं कि न कवाली में अल्लाह ही जाने कौन सदर है। इन्होंने तहरीक अदम एतमाद में जाने का ऐलान करके पीडीएम पर और मौलाना फजल रहमान पे अदम एतमाद कर दिया है। जी सलमान गनी साहब, ये खबर थी कि जी दोनों बच्चे बच्चियां यानी जो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी फैसले कर रहे हैं, मौलाना साहब इससे नाला नजर आते हैं। लेकिन आज ये बात यह कि जिन्हें बच्चे और बच्चियां करार दिया जा रहा है वो पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टीज की लीडरशिप है। और मैं शुरू दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि वो इज्तिमाई इस्तीफों का मामला वो कोई बड़ी पार्टी कभी नहीं करती, चूंकि जिस पार्टी के इक़्तिदार में आने के इम्कानात होते हैं वो कभी भी इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर यही ऑप्शन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान को जल्दी जरूर है, लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान इन्हीं असम्बलियों के जरिए सदर बन जाते तो फिर उनका मौक़िफ़ क्या होता।
तो लिहाजा वो दोनों बड़ी पार्टीज वो अपना सब कुछ मौलाना फजलुर रहमान की वजह से दांव पे नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये है कि जी जो सूरत बनती नजर आ रही है, ये जो अदम एतमाद वो नासिर साहब ने दुरुस्त कहा कि ये एक आईनी और सियासी ऑप्शन जरूर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस ऑप्शन का इंसार सिर्फ नंबर गेम पे नहीं होता कि बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ नाकाम हुई थी तो क्यों हुई थी, इसमें ये बात दुरुस्त है उनकी कि इसमें हुकूमतें जो है कमजोर होती हैं, लेकिन पंजाब के अंदर गुलाम हैदर वाई के खिलाफ क्यों कामयाब हुई थी, इसके पीछे कुछ और अवामल भी होते हैं। लिहाजा मैं अभी वो अवामल नहीं देख रहा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि एक पोलिटिकल पार्टी है और वो इस सिस्टम को गैर मुसाकम भी नहीं करना चाहती, वो अपनी सिंध गवर्नमेंट को भी बचाना चाहती है, लिहाजा ये एक बेवक्त की रागनी है। मैं नहीं देख रहा कि ये अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। अलबत्ता लॉन्ग मार्च की तैयारी जरूर जारी है। अगर हुकूमत इस बात पे खुश है कि जी पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं, तो मेरा ख्याल है इख्तलाफात पे खुशी मनाने की बजाय अगर हुकूमत अंदर से मजबूत हो और अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए तो वो ज्यादा बेहतर बात होगी। आरिफ चौधरी साहब, एतमाद की कमी नजर आती है। नासिर साहब कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं बिल्कुल करूँ गनी साहब की बात, बहुत सीनियर हैं मेरे, कि बिल्कुल अगर हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए, अपने आप को लायक साबित करे, अवाम के मसाइल को हल करे, अवाम के मसाइल को नीचे तक हल करे, तो फिर मसला हल हो सकता है, वरना ये खेल चलता रहेगा और हुकूमत भी नालायक होती रहेगी। हाँ, अच्छा आरिफ चौधरी साहब, जो अदम एतमाद है ना, जो एतमाद का फुकदान है, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी तो मौलाना साहब को भी उन्होंने जो है वो इस किस्म की बात भी की कि हमें पिछला जो माजी था उसमें अगर देखें सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए थे, क्या हुआ, नंबर्स भी थे लेकिन उसके बावजूद नहीं उसको कामयाब बना सके। फिर बलूचिस्तान हुकूमत और फिर जाहिर से जरदारी साहब का अपना कि जी वादे जो है वो कुरानी सहीफा नहीं होते, ये तमाम चीज़ें ये माजी था जिससे वो डरे हुए थे। अब क्या पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि इनको एतमाद में लेने पे कामयाब हो जाएगी या वो एतमाद दिला पाएगी? क्योंकि अब 4 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम इनको एतमाद में लेंगे तहरीक अदम एतमाद पर। देखिए, दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, वो एक पेज पर है, और उसकी वजह एक पेज पर होने की मियां नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को कोई चीज भी नहीं भा रही, ना ये सिस्टम चलता हुआ उन्हें अच्छा लगता है और ना सूट करता है। वो जिस कैफियत में है उनके लिए सबसे बेहतर यही ऑप्शन है कि पार्लियामेंट टूट जाए और मुल्क सर दोनों पावर कॉरिडोर से बाहर है ना, और उसके बाद नए इंतखाबात हो जिसके नतीजे में उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाए और ज्यादा अक्सरियत के साथ आ जाए, तो उन्हें वो फायदा पहुंच सकता है। जहां तक पीपल्स पार्टी का मौलाना का ताल्लुक है, उनका तो ये मामला है कि चूंकि वो पहले दिन से उनके पास था कुछ नहीं, और यही कुछ था, क्योंकि इनमें वो जुर्रत नहीं है, सब में उस तरह की बात नहीं कर सकते। मौलाना के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी कायनात है, लिहाजा वो कोई भी बड़ी बात कह सकते हैं, और वो बड़ी बात जो है मियां नवाज शरीफ साहब को यकीनन सूट करती है। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी ने बतौर पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सफर किया है। उनको ये भी मालूम है कि जब उन्होंने गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था तो ये उनकी गलती थी और इसे तस्लीम किया गया। तो उसके नतीजे में उन्होंने अब जो फैसले किए हैं, और मैं समझता हूं कि बड़े वाइज फैसले हैं, कि सिस्टम में रहते हुए उन्होंने आगे चलना है, और उसका एक बड़ा फायदा उन्हें यह भी है कि एक बड़े सूबे की हुक्मरानी उनके पास है, और अभी तक उन्हें यह मालूम है कि बाकी सूबों में वो उस तरह की कैफियत अपने लिए पैदा नहीं कर सके। तो वो पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों ऐसी हमाकत करेगी कि उस सूबे से महरूम हो जाए, और मौलाना के साथ वो कदम मिलाकर कैसे चलेगी। लेकिन जहां तक इस सारे अमल का ताल्लुक है, क्योंकि हमारी अपोजिशन शुरू से, ये पिछले 20 सालों से इस तरह की अपोजिशन होती है कि जो गवर्नमेंट में होता है उसे काम नहीं करने देना, और जो गवर्नमेंट वाला है उसने काम करना नहीं है, और सारी की सारी बात जो है वो अपोजिशन पर डालनी है, और आखिर में जब मईशत फिर का भट्टा बैठ जाना है, फिर आप हर एक ने कहना है कि जनाब ये देखे इस हुकूमत ने क्या किया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये ऐसा खेल है जो पाकिस्तान को तो सूट नहीं करता, लेकिन यहाँ के वो लोग जो इस सियासत को चला रहे हैं और जो सियासत की वजह से जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें बहुत सूट करता है, और वो इसे इसी तरह जारी और सारी सही कह रहे हैं आप।
ये बात तो आपकी ठीक है आरिफ चौधरी साहब कि पीपल्स पार्टी को ये जो इस्तीफों वाली बात थी वो तो सूट नहीं करती, जाहिर सी बात है उनका स्टेक है, दीगर पार्टीज का स्टेक नहीं है। लेकिन सवाल मेरा फिर नासिर साहब आपसे ये होगा कि क्या पीपल्स पार्टी अगर वो ये कह रही है कि जमहूरी और आईनी ऑप्शन यही है हुकूमत को गिराने का या हटाने का कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए ऐवान में, उसको सपोर्ट उनके माजी की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से, माजी के तजुर्बात की वजह से, वही जो एतमाद का फुकदान, तो सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी कन्विंस कर पाएगी, एतमाद में ले पाएगी पीडीएम के फोरम पर, खासकर मौलाना साहब को और पीएमएलएन की क़यादत को? देखिए, मौलाना साहब तो पहले ही रोज से इस पार्लियामेंट के खिलाफ हैं। उन्होंने इंतखाबात का नतीजा आने के चंद घंटों बाद कह दिया था कि हमें पार्लियामेंट में नहीं बैठना चाहिए। और इस तो ये पीपल्स पार्टी थी जिसने मुस्लिम लीग नून से कहा था कि नहीं ऐसा ना करें, पार्लियामेंट में जाएं, बैठें, वहाँ बैठ के लड़ें। और जो हवाला दिया आरिफ साहब ने 1985 का, तो बेनज़ीर भुट्टो ने तस्लीम किया था, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, कि उनसे गलती हुई थी और ये गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए। इंतखाबात जमातियों गैर जमातियों ऐवान में बैठे रहना चाहिए। तो वो फ़िलासफ़ी जो है वो आज प्रिवेल कर रही है। और मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग में 3 घंटे इसी पर बहस हुई है, 85 वाले वाक़े पर। तो और वही तय हुआ है कि जी असम्बली में बैठे रहना है और लड़ना वहीं पर है, जो भी सूरत हाल बने, पार्लियामेंट का इजलास हो ना हो, तो खुला नहीं छोड़ना है किसी को। दूसरे ये कि सिंध गवर्नमेंट का ज़्यादा ताल्लुक़ है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों के बाद सिंध गवर्नमेंट पर नुकसान क्या होगा। जब KPK में पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे पार्लियामेंट से, तो वहाँ तो कोई इख्तलाफ नहीं हुआ था। लेकिन छोटा मामला है ये, बड़ा मामला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बड़ा सॉलिड ग्राउंड है, सॉलिड पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ये बताने की कि आइन क्या कहता है, और अगर कोई आइन को नहीं मानता तो फिर उसके पास क्या रास्ता है। उसके पास रास्ता क्या है? अनारकी का रास्ता है, तशद्दुद का रास्ता है, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकालने का रास्ता है, कौन सा रास्ता है? मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा जुलूस 10 लाख का इस्लामाबाद पहुंच पाएगा। आप क्या समझते हैं कितने लाख का पहुंच पाएगा या पहुंच ही नहीं पाएगा? देखिए, लाहौर का देख लीजिए जलसा आप। हाँ सही मिसाल दी आपने। लाहौर में कितने लोग थे? सलमान गनी साहब को पता होगा कि लाहौर में कितने लोग थे। अच्छा सलमान गनी साहब, मेरा सवाल अब तीसरी दफा फिर आपसे वही है कि क्या पीपल्स पार्टी वो जो अदम एतमाद की फिजा है पीडीएम के अंदर, खासतौर पर तहरीक अदम एतमाद को लेकर, वो बहाल कर पाएगी, एतमाद में ले पाएगी दीगर पार्टीज को कि जी आप यही वाला रास्ता अपनाएं और तहरीक अदम एतमाद लेकर आए? देखिए नाजिया, आपका तीसरी मरतबा वही सवाल है और मेरा तीसरा जवाब नहीं मिल रहा ना, मैं क्या करूं? कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान किसी अदम एतमाद की तहरीक के हक में नहीं, और पीपल्स पार्टी इसे सियासी और आइनी ऑप्शन के तौर पे बरूएकार लाना चाहती है। मेरी ज़ाती राय के अंदर, जैसे मैंने पहले भी ये बात कही है कि इस सूरत हाल में ये अदम एतमाद का इन्हिसार जो है नंबर्स गेम पे नहीं है, कि इसमें कुछ और भी अवामल दरकार होते हैं, जो अवामल अभी तक मैं नहीं समझता कि जी हुकूमत के अगेंस्ट हैं। और इसीलिए देखिए, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहेगी। अलबत्ता इसमें ये एक मुमकिन ऑप्शन ज़रूर है कि जी अदम एतमाद हो सकती है, लेकिन ये अदम एतमाद इस्लामाबाद में नहीं होगी। अगर ये उन्होंने बरूएकार लाना भी हुआ तो ये ऑप्शन पंजाब के लिए है। देखें, इस्लामाबाद में सियासी तब्दीली का रास्ता लाहौर से होके जाता है, लाहौर के अंदर ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान इस ऑप्शन को बरूएकार लाने के खिलाफ हैं। वो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में देखें, हम हुकूमत और अपोजिशन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के हालात को डिस्कस करना चाहिए और 22 करोड़ आवाम की हालत ज़ार पे बात करनी चाहिए। देखिए, सिस्टम तब मजबूत होगा जब सिस्टम डिलीवर करता नजर आएगा। मैंने जैसे पहले कहा है कि हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो देनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, इसके सद्देबाब के लिए अगर वो इक़दामात करती है और उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो फिर अपोजिशन से कोई उनको खतरा नहीं है। और अपोजिशन हर दौर के अंदर एक अपोजिशन बनती है, कोई ऐसी नई चीज वो नहीं कर रहे जो माजी की अपोजिशन ने नहीं की। अलबत्ता दोनों बड़ी पार्टीज की बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा भी दोहरा देता हूं, वो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे जिससे
कोई सिस्टम गैर मुस्तहकम हो, अगर उन्होंने करना होता तो मौलाना फजलुर रहमान गुज़िश्ता साल इस तरह का धरना दे चुके हैं, उसमें उन्होंने एक अलामती सी शिरकत की थी। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम ने दोनों को जो जिम्मेदारी सौंपी है, हुकूमत को हुकूमत की और अपोजिशन को अपोजिशन की, लिहाजा दोनों को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक अपना मौसर सियासी रोल अदा करें और डिलीवर करने की कोशिश करें और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हदफ बनाएं, ना कि एक दूसरे को गिराने और दीवार से लगाने की कोशिश करें। सही है। ये वैसे तजवीज़ आपकी यकीनन बेहतरीन तजवीज़ है और ये होना भी चाहिए, लेकिन आरिफ चौधरी साहब आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि वो जो गवर्नमेंट के गोल्स थे जिसका उन्होंने जिनको कह के, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, वो लेवल बड़ा हाई था जब ये हुकूमत आई कि जब ये आएंगे तब्दीली आएगी, बहुत एकदम से बेहतरी हो जाएगी, लेकिन वो गोल्स अचीव नहीं कर पाई। उसकी वजूहत आपको उसकी वजह यह है कि गोल अचीव करने के लिए आपको कोई पहला कदम उठाना चाहिए। ये वो हुकूमत है जिसने पहला कदम ही ये उठाया कि अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाया। जिसने डिलीवर करना होता है उसमें सब्र, हौसला और हिम्मत होती है, पेशेंस होता है, और वो ये समझता है कि जनाब देखें दोनों तरफ चलना है, एक तरफ एहतसाब का अमल जारी रहेगा और दूसरी तरफ हमने गवर्नमेंट को चलाना है और गवर्नमेंट पार्लियामेंट के बगैर नहीं चल सकती। आज तक कोई ऐसी काबिल जिक्र लेजिस्लेशन नहीं हो पाई जिसकी पाकिस्तान को जरूरत थी। लेकिन मसला आरिफ चौधरी साहब माजरत के साथ यहीं पे मसला आ जाता है कि फिर इनमें और दीगर पार्टीज में वो कहते हैं फर्क नहीं रहा। अगर हम इन्हीं चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जिनको वो मुखातिब करते हैं, वो कहते हैं इन्हीं के साथ हमें हाथ मिलाना था, तो फिर हम तो फिर एहतसाब करना है, हमने तो कड़ा एहतसाब करना है, हमने इनसे हाथ नहीं मिलाना, स्टेटस को अपने खत्म करना है। ये कर रहे हैं एहतसाब, ये कर सकते हैं। एहतसाब का इदारा तो उसे इंडिपेंडेंट ये कहते हैं, उसमें इनका क्या रोल है? अगर इनका रोल है तो फिर बताएं लोगों को कि ये सारा कुछ ये खुद कर रहे हैं। इन्हें लोगों ने मैंडेट, ये गलतफहमी पे मबनी है ये बात जो कह रहे हैं कि जी सिर्फ एहतसाब के नारे पे लोगों ने वोट दिए थे। लोगों ने अपनी तकलीफों की वजह से वोट दिए थे, जो परेशानी थी, जो गुर्बत थी, जो महंगाई थी, जो अफलास फेस कर रहे थे, उसकी वजह से वोट दिए थे। और अब ये पाकिस्तानियों को सजा देने के मुतरादिफ है कि हर लम्हे उन्हें ये कहा जाए कि नहीं जनाब आपने तो हमें इन लोगों को चोर और डाकू कहने के लिए टेलीविजन पे बैठ के ये काम करने के लिए वोट दिए थे। यानी ये काम तो टीवी पे एंकर पर्सन कर रहे हैं, इसमें कौन सा काम है जो गवर्नमेंट कर रही है? अच्छा नासिर साहब, क्या ये गलत है कि लोगों ने इनको एहतसाब के नारे पे वोट दिए थे कि जी जब आप आएंगे तो जिनको आप चोर, डाकू, लुटेरे कहते हैं उनका आप एहतसाब करेंगे और कड़ा एहतसाब करेंगे, अकाउंटेबिलिटी वाली बात नहीं थी? ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने आवाम को एक अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था, अब महंगाई ख़त्म करने का वादा किया था, और ये कहा था अमन कायम करेंगे, ये कहा था ताल्लुकात अच्छे बेहतर बनाएंगे, आइडियल अपोजिशन होगी, आइडियल पार्लियामेंट होगी, हर बुध को मैं जाऊंगा, क्वेश्चन आवर में खड़ा होऊंगा, जो सवाल मुझसे करना चाहें करें, साथ ही साथ आइन का मैं एहतराम करूंगा। तो एक बहुत हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनका एक शेर है इसके सवाल के जवाब में कि धोखे में आ गया था जो शब को सहर का, धोखे में आ गया था जो शब को सहर का, तावान भर रहा हूँ अभी तक गुमान का। तो गुमान तो हमारा और यकीन भी था हमारा कि हालात बहुत अच्छे होंगे, हालात बदतर हो गए। अच्छा, हालात चाहे बहुत अच्छे ना हो, लेकिन आप जानती हैं जी नासिर साहब, सॉरी कंटिन्यू कर लें प्लीज। आप जानती हैं कि महंगाई कहाँ पर है, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि आप घर चलाती हैं, मैं तो नहीं जानता महंगाई कितनी है, लेकिन चीखों की आवाज़ मुझे आती है। अच्छा सलमान गनी साहब, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनमें वाकई हकीकत है, लेकिन उसके अलावा ये भी हकीकत है कि चाहे पार्लियामेंट का हिस्सा ना रहे हो नहीं जा रहे हो, लेकिन पिछली हुकूमतों में हमने कहीं ऐसा नहीं देखा कि वीकली और सम टाइम ट्वाइस अ वीक कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही हो, सारे फैसले कैबिनेट्स में हो रहे हो, फिर जो स्टेटमेंट्स आते हैं कम से कम वजीर आजम की हद तक वो यही आते हैं कि इनका तदारुक करें, महंगाई को कम करें, आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश करें, गरीब के हालात बेहतर बनाने की कोशिश करें। हर्डल्स क्या हैं? देखें, मेरे दोनों साथियों ने जो बात की है मैं उन्हीं की तायीद करूंगा कि ये हुकूमत, उसमें एहतसाब का एक ऑप्शन ज़रूर था,
लेकिन उन्होंने सियासी तब्दीली की बात की थी, उन्होंने गवर्नेंस के ख्वाब को हकीकत का रंग देने की बात की थी, उन्होंने अवामुन्नास के रिलीफ देने की बात की थी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के दरिया बहाने की बात की थी। बात यह कि जनाब प्राइम मिनिस्टर माजी के अंदर ये कहते थे कि जब अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में आग लगती है तो हुकूमत चोर होती है। तो बात है कि आज आपकी तमाम अशियाई ज़रूरियात की कीमतें कि दुगना हो चुकी हैं। और हम देखें नादिया, हम ज़री मुल्क हैं, लेकिन हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बात है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक और बात मैं ज़रूरी करना चाहता हूँ, देखें हम माजी की 2 पार्टी सिस्टम को बड़े नाकद रहे कि जी वो डिलीवर नहीं कर पाए थे, और पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी पार्टी का तजुर्बा सामने आया। और तीसरी पार्टी को इसलिए लाया गया कि वो शफाफियत की बात कर रही थी, इसलिए कि वो नौजवान नस्ल के रोल की बात कर रही थी, इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर मौसर अदालती सिस्टम की बात कर रही थी, अच्छी इस्लाहात की बात कर रही थी, पुलिस कल्चर में तब्दीली की बात कर रही थी। मैं समझता हूँ कि अभी भी इनके पास टाइम मौजूद है। तो वो अपोजिशन को देखें, अपोजिशन को अब अपोजिशन के खिलाफ चोर, डाकू और लुटेरों का नारा, वो भी जवाबन यही बात कहते हैं। और बड़ा सवालिया निशान कौम के सामने ये है कि क्या हमारे सारे अहले सियासती चोर हैं? सर मसला ये है, हो सकता है में बना था सलमान गनी साहब, बड़ी माजरत के साथ आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, तमाम मेरे पैनलिस्ट की बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये तमाम चीजें इतनी आसान थी नहीं। शायद हुकूमत से बाहर रह के आसान लग रही थी, लेकिन पूरा एक सिस्टम रिफॉर्म्स की बात है, पूरे स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात है। अभी किसी से मैं सुन रही थी कि आजकल के जमाने में, बल्कि आपको याद होगा एक दफा रहमान मलिक साहब ने बड़ा मशहूर बात की थी कि आजकल इस जमाने में सिर्फ वो अमीन और सादिक है जिसका नाम अमीन और सादिक है। तो ये जो करप्शन की हम बात करते हैं या हम इन चीजों की बात करते हैं, वो हमारा एक कल्चर बन चुकी है, पूरा स्ट्रक्चरल चेंज होने की जरूरत है। देखें नादिया, करप्शन की जो बात खान साहब कर रहे थे, मेरा तो सवाल आपसे है कि 2.5 साल गुजर चुके हैं, जिन लोगों को टारगेट किया गया उनसे 1 पैसा भी नहीं निकला। सही है। और आप देख लें कि हमारा 7 अरब रुपया बाहर चला गया, लेकिन चोरों से 1 पैसा भी पाकिस्तान में वापस नहीं आया। अब ये नारा जो है, इसकी कोई अहमियत नहीं रही, हुकूमत को डिलीवर करना चाहिए। देखिए, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर तीसरी पार्टी का तजर्बा जो है वो कमजोर हो या लोग इससे मायूस हों। ठीक है, इसलिए कि लोगों की बहुत सारी उम्मीदें और तवक्कुआत इमरान खान साहब की लीडरशिप से थी, उनकी पार्टी से थी, वो बुरी तरह एक्सपोज हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब आपका प्रोग्राम में शामिल होने का, सलमान गनी साहब आपका भी, और आरिफ चौधरी साहब का भी शुक्रिया यहाँ पर अदा करूंगी। लेकिन बात वही है कि उम्मीदें हैं हमें, और उम्मीद यही करते हैं कि अगले 2.5 साल में जिस तरह से कहा गया है कि अब डिलीवर करेंगे, गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे, हालात बेहतर बनाएंगे। बहुत सारी शायद जो लेजिस्लेशन के भी मसले थे, अब सेनेट में उन्होंने कहा है कि हमारी अक्सरियत होगी तो इसको भी हम बेहतर करेंगे और अवामी मफाद के फैसले करेंगे। उम्मीदें वाबस्ता हैं, अल्लाह करे कि पूरी हो हमारी दुआएं। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।